हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपदा प्रबंधन की इस क्लास में आप सबको आज कुछ नया और बहुत बेहतर मिलेगा और आपको लगेगा कि कुछ बहुत बेहतर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। बस एक बात ध्यान रखना है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जब ये आपदा प्रबंधन का सेशन खत्म होगा ना, तो इसकी पूरी 1 यूनिट का मैं PDF वहाँ पे भेज दूँगा। ठीक है, कैसे मिलेगा? बस चैनल का नाम ही आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक सेशन और आएगा और हमारा आपदा और प्रबंधन बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे ना मिटिगेशन पे। टोटल मतलब कि जिस तरह आपदा को कैसे रोकना है उस पे बात करेंगे। और ये चीज़ें ना, आप चाहे बाढ़ की बात हो, है ना, चाहे सूखे की बात हो, चाहे भूकंप की बात हो, चाहे भूस्खलन की बात हो, सुनामी की बात हो, तो आप इन्हीं चीज़ों को यूज करेंगे अच्छे से। अगले सेशन में हम लोग हर टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा बात करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है, मिटिगेशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपदा प्रबंधन में। ठीक है, तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण चर्चा आज होगी आपदा प्रबंधन पर। चलिए कोशिश करते हैं, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा, है ना। देखिए, आपदा निरोध जिसे मिटिगेशन कहा जाता है, आपदा पूर्व प्रबंधन में आपदा तैयारी के बाद का चरण है। इसका मतलब ये हुआ, आपदा पूर्व हमने क्या किया है, एक बेहतर रणनीति बनाई है। जब आपदा आएगी उसके बाद हमें क्या करना है, इसी का क्या है, एक चरण है, मतलब एक तैयारी है। आगे, आपदा निरोध का तात्पर्य प्राकृतिक आपदाओं को घटित होने से रोकना नहीं है, क्योंकि उसको तो रोक ही नहीं जा सकता, है ना। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसको तो रोका ही नहीं जा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर कोई कहे कि आपदा निरोध क्या है, तो ये मत कहिएगा कि प्राकृतिक आपदाओं को रोकना नहीं, उसको रोकना नहीं है। अभी तो आपदाओं के कारण की पहचान करना तथा आपदाओं के प्रभाव क्षेत्र में कमी लाना तथा तर्क संगत प्रयास करना, जिससे इन्हें रोक पाना संभव, क्योंकि इनको रोक पाना संभव नहीं है। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, तर्कसंगत प्रयास कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसका प्रभाव कम हो जाए, उसके कारकों की पहचान हो जाए और आपदा को जितना कम से कम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे परिणाम ला सकें। बस यही हमारा लक्ष्य होता है मिटिगेशन में। देखिए, उद्देश्य क्या है, मुख्य रूप से 3 बातें, बस ये ध्यान रखना। नंबर 1, आपदा कारकों की पहचान करके उसे कमज़ोर करने का प्रयत्न करना है, कि किसी हिसाब से आपदा कमज़ोर हो जाए। अगली बात, आपदाओं आपदाओं की तीव्रता में कमी का प्रयास करना। देखो, कमी का प्रयास इसलिए क्योंकि लगातार अगर आपदा आ रही है तो उसको हमें क्या करना है, उसके कारण देखना है, भैया क्यों बार बार ऐसा होता है। तो क्या होगा, उसकी तीव्रता को हम कम कर पाएंगे, अगर हमें मिटिगेशन करना अच्छे से आता है तो। अगली बात है, प्रभाव क्षेत्र को कम करना तथा प्रभावित लोगों की संख्या को कम करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कारक पहचान लिया। अब कारक पहचानने से हम क्या कर सकते हैं, उसकी तीव्रता कम कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रभाव क्षेत्र है वो कम किया जाए, और जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं उनकी संख्या कैसे कम किया जाए, समय रहते उनको चेतावनी देके वहाँ से बाहर निकालना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी का काम होता है। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य होगा मिटिगेशन का। अगर आगे बात करते हैं, आपदा निवारण की 2 प्रमुख विधियां हैं, उन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला है ऊपर से नीचे, जिसे टॉप टू डाउन बॉट कहेंगे, और दूसरा है नीचे से ऊपर, मतलब डाउन टू टॉप, है ना। ये दोनों तरफ से होता है। अगर बात करूं तो केंद्र स्तर की जो नीति होगी वो किसको कहेगी, राज्य को, राज्य जिला को, और जिला प्रखंड स्तर पे, और प्रखंड स्तर क्या करेगा, ग्राम स्तर पे बात करेगा। उसी तरह अगर नीचे से ऊपर की बात करें तो ग्राम, प्रखंड, जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर, ये स्तर बनाए गए हैं। जब भी आपदा आती है तो इन्हीं स्तरों से क्या किया जाता है, उसको मिटिगेट करने की कोशिश की जाती है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे आपदा निवारण की तो 2 बातें होंगी। पहला है प्री डिजास्टर, मतलब जो डिजास्टर है, आपदा है, उसके आने के पहले, और दूसरा है पोस्ट डिजास्टर, मतलब मतलब डिजास्टर आने के बाद। तो 3 बातें ध्यान रखना दोनों में। प्री डिजास्टर है तो क्या करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, मिटिगेशन करेंगे और प्रिपरेशन करेंगे। प्रिवेंशन मतलब उसको रोकने के कायदे कानून, इस पे बात करेंगे। मिटिगेशन जो हमने अभी पढ़ा कि आपदा पूर्व कुछ ऐसी व्यवस्था, ऐसी तैयारी करना कि आपदा के बाद रोकना है, और प्रिपरेशन पहले से ही पूरी तैयारी करके रखना। तो ये 3 शब्द बिल्कुल लिख के आने हैं। पोस्ट डिजास्टर में 3C है, पहला रिस्पॉन्स, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन। रिस्पॉन्स करेंगे, रिकवरी करेंगे और रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, तो ये 3 बातें यहाँ ध्यान रखनी है। तो ऐसे ही एक अच्छा सा डायग्राम बना दीजिएगा,
क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए आपदा आई, तो आपदा के बाद हम लोग क्या करेंगे, बचाव एवं कार्य, राहत कार्य ये लेकर आएंगे। फिर पुनर्वास की कोशिश करेंगे, रिहैबिलिटेशन, मतलब जितने लोग को हमने यहाँ से पुनर्स्थापित किया था उनको फिर से उस जगह के लाके पुनर्वास करेंगे। उसके बाद जो भी चीज़ें, जैसे जो भूतपूर्व संरचना है उसका फिर से रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि जापान बार बार करता आया है, हमें भी वही करना है। ठीक, आगे मिटिगेशन करेंगे। मिटिगेशन मतलब जो आपदा निरोध है उसकी बात करेंगे कि वो प्री डिजास्टर कैसे हो सकता है और पोस्ट डिजास्टर कैसे हो सकता है, फिर अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। यह एक साइकिल है जो लगातार चलता रहता है, लेकिन उस साइकिल में जो तैयारी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक प्री डिजास्टर और दूसरी होती है पोस्ट डिजास्टर। अगर प्री डिजास्टर की बात करें तो प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपरेशन, और पोस्ट की बात करें तो रिस्पांस, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन। नहीं भूलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। देखिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे आपदा प्रबंधन जो है उसको मैंने क्या बताया, दो बातें, एक पूर्व एक पश्चात। अगर हम पूर्व की बातें हमने बहुत कर ली, लेकिन अब पश्चात की बात करते हैं। तो पश्चात में तीन बातें ध्यान रखिएगा, रिस्पांस देना है, रिकवरी करना है और रिकंस्ट्रक्शन करना है। रिस्पांस किस चीज़ का, बचाव एवं राहत कार्य का, भोजन, जल, दवा, सुरक्षित स्थान पर उनको लेकर जाया जाए, संचार और परिवहन ये चीज़ें अच्छे से चलती रहे, है ना, यही तो है, क्या है ये, रिस्पांस देना। ठीक, अगर रिकवरी की बात करें तो किस चीज़ से रिकवरी, देखिए आपदा से रिकवरी चाहिए, आर्थिक रिकवरी चाहिए, सामाजिक रिकवरी और सबसे इम्पॉर्टेंट मानसिक क्षतिपूर्ति की रिकवरी चाहिए। ठीक है, अगर ये लिख दिए ना 4 पॉइंट, विश्वास करिए लगेगा कि हाँ आप बहुत गहरे स्तर पे सोच रहे हैं कि आप मानसिक रिकवरी की भी बात कर रहे हैं। जैसे देखिए आपदा में अगर किसी का घर तबाह हो जाए, ठीक है, उसके कुछ लोग छूट जाएँ तो उसकी ज़िंदगी में कितनी निराशा आ जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। तो उस निराशा को कैसे दूर करेंगे, वो उनकी मानसिक क्षतिपूर्ति करके ही कर पाएँगे। उनको कुछ भी दे दीजिए, उनका मानसिक संतुलन सही नहीं होगा। तो कहीं न कहीं ये भी रिकवरी सबसे इम्पोर्टेंट है समाज को बेहतर बनाने के लिए। रिकंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक राहत कोष बनाएंगे। उस राहत कोष में क्या होंगे, बहुत सारे पैसे जमा किए जाएंगे और उससे क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन मतलब जिनका ज़्यादा नुकसान हुआ है उनको उस राहत कोष से मदद की जाएगी। अगला, सार्वजनिक अवसंरचना का ठीक किया जाना, ये भी इम्पोर्टेंट है, और पुनर्निर्माण और कैंपों की व्यवस्था करना, ये क्या हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन। एक बात ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ना, ये आपको ना जब हम लोग केस स्टडी करेंगे जीएस पेपर 4 में, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं, पता है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो केस स्टडी सॉल्व करने में यही बात हो तो आप लिखोगे कि मुझे भैया आपदा रिकवरी करनी है, आर्थिक रिकवरी, सामाजिक और मानसिक ये भी रिकवरी करनी है, तभी हम बहुत बेहतर कर पाएंगे। याद करिए, बहुत सारी सिचुएशन आपको मिलेगी, उस सिचुएशन से कैसे निकलोगे, यही तो करोगे, रिस्पॉन्स दोगे, रिकवरी करोगे और रिकंस्ट्रक्शन करोगे, है ना, ज़बरदस्त। बस ठीक है, एज इट इज़ नोट्स बनाना है और ऐसे ही लिखना है, इतना ही छोटा, बहुत ज़्यादा लिखने के चक्कर में नहीं परेशान होना है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, मिनिमम वर्ड मैक्सिमम इम्पैक्ट, सबसे कम शब्द और सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाना है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे सामुदायिक आपदा प्रबंधन। देखिए समुदाय कौन, जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है उस आपदा प्रभाव के क्षेत्र में। जैसे समुदाय क्या कर सकता है, जैसे डॉक्टरों का जो वर्ग है या डॉक्टरों का जो समुदाय है वो क्या कर सकता है, चिकित्सा की सुविधा दे सकता है, वो तुरंत आए, हेल्प करना शुरू करें। अगर किसान वर्ग है तो वो क्या कर सकता है, किसान वर्ग खाद्यान्न की सुरक्षा दे सकता है, उसकी सुविधा दे सकता है, लोगों को आराम से खाद्यान्न मिल जाए। अगली बात करें मजदूर वर्ग व्यापारी वर्ग क्या कर सकता है, व्यापारी वर्ग आर्थिक सहायता दे सकता है, क्योंकि उनके पास पैसा होता है तो वो क्या कर सकते हैं, राहत कोष में पैसा ज़्यादा जमा कर सकते हैं और भी जो चीज़ें हैं वो करके आर्थिक रिकवरी कहीं ना कहीं दे सकते हैं। अगली बात करें मजदूर वर्ग, वो क्या कर सकता है, अपने श्रम को दे सकता है, उनको बचाने में, है ना, ले जाने आने में, अपना जो उसका श्रम है उसको वो दान में दे सकता है। तो हाँ, जो सामूहिक आपदा प्रबंधन है वो इन तरीके से हम कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। और अन्य वर्ग हैं अपने सहयोग के लिए आगे आ सकता है वो, और भी जितने भी वर्ग हो सकते हैं उनको, लेकिन मुख्य रूप से जो ये वर्ग हैं इनको तो आगे आना ही चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या, मुझे लगता है कि ध्यान रखना है आपको, जीएस पेपर 4 के साथ ना ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरलिंक है, बहुत ज़्यादा। तो जब हम लोग जीएस पेपर 4 की वो सब करेंगे ना, वहाँ पे भी ये सब बातें करेंगे, तो ये कॉपी हमेशा जीएस पेपर 4 के साथ आपके साथ होनी चाहिए, खासकर केस स्टडी में। ठीक है, तो ये बातें अगर ध्यान रहेगा तो बेहतर होगा। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग
आपदा प्रबंधन में समाज को केंद्र बिंदु पर क्यों रखा जाना आवश्यक है? देखिए, समाज क्या होता है, वो क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है किसी भी व्यक्ति का। जैसे मैं हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ मैं एक समाज में रहूँ, तो वो समाज मेरा केंद्र बिंदु है, वहीं पे लोग मुझे पहचानते जानते हैं। अगर वहाँ पे कोई आपदा आती है तो मैं, मेरा परिवार और यहाँ की सभी लोग क्या करेंगे, मुझे जानते हैं और मैं उस समाज से बहुत गहरे स्तर से जुड़ा हूँ। मैं उन सभी स्रोतों को जानता हूँ कि मैं कैसे लोगों की मदद कर पाऊँ। तो इस वजह से जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, समाज है। क्यों है? देखिए, नंबर एक, तत्काल रूप से जवाबी कार्रवाई दे सकता है, बचाव और राहत कार्य में सबसे आगे आ सकता है। कौन? समाज, जो वहाँ का समाज है ना? क्योंकि समुदाय उसी समाज का है। तो अगर समुदाय आगे आ रहा है तेजी से, तो समाज भी आगे आ जाएगा, मतलब समाज के हर वर्ग आगे आएंगे। अगली बात करें, अधिकतम जानकारी का स्रोत होता है। रीज़न क्या है? जैसे मान लीजिए कोई रोड ब्लॉक हो गई है, अब कोई नया बंदा आया है या नई सरकार के बाहर के लोग आए, उनको नहीं पता दूसरा रास्ता कौन सा है, लेकिन जो समाज के लोग हैं उनको पता है कि बहुत सारे गली कूचे हैं, वहाँ से हम निकल सकते हैं। तो उनके पास जानकारी का अच्छा स्रोत होता है, उनको पता है कहाँ नुकसान ज़्यादा है, कहाँ कम है, हर चीज़, क्योंकि वो वहीं रह रहे हैं, है ना? आगे बात करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरागत ज्ञान है, वहाँ पे रहने वाले लोगों के पास सीधी सी बात है ना, एक परंपरागत ज्ञान हो जाता है कि भैया यहाँ ये घटना घट सकती है, तो पहले से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, स्वास्थ्य को लेके, है ना, खाद्यान्न से लेके, पानी से लेके, हर चीज़ उनको पहले से अच्छा ज्ञान होता है। तो वो क्या कर सकते हैं ना, आपदा प्रबंधन के नियंत्रण में या आपदा के नियंत्रण में एक प्रभावी कदम उठा सकते हैं और बहुत बेहतर चीज़ों से मिटिगेट कर सकते हैं चीज़ों को। यहाँ तक समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे, केंद्रीय या राज्य स्तर पर या कह सकते हैं आप लोकल स्तर पे भी अगर सहायता पहुँचने में देरी हो रही है, मान लो रोड ही ब्लॉक हो गई है, मेन रोड ब्लॉक हो गई, वहाँ से सहायता नहीं आ पा रही है, तो उस सहायता को कैसे कैसे सही होगा भाई? या गांव है कोई, उसका पूरी तरह से कटाव हो गया है ना, वो मेन स्ट्रीम से बाहर हो गया है, हाईवे टूट गया है, तो कुछ ऐसी घटनाएं घट गई हैं, तो वहाँ पे जो वहाँ का समाज है वो सबसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है। ठीक है, तो बस इसी बात को हमें समझना था। लेकिन इनके पास चुनौतियाँ भी हैं। देखिए, क्यों चुनौती, क्या चुनौतियाँ हैं? पहला तो यही है कि आर्थिक चुनौती सबसे ज़्यादा है। बहुत सारे लोग इसीलिए आगे नहीं आ पाते क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी हालत वैसे भी बहुत ख़राब है, अगर मैंने यहाँ पैसे दे दिए तो मेरे घर कैसे चलेगा, है ना? तो ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, आर्थिक चुनौती। जो सामुदायिक राहत कोष बना के उसमें छोटे छोटे दान के रूप में हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ी राशि इकट्ठा करके काम कर सकते हैं। देखिए, कहीं न कहीं भारत में क्या है, जातिगत भेदभाव बहुत है, तो कहीं न कहीं इसका भी असर देखने को मिलता है। ठीक है? तो जातिगत भेदभाव भी है, क्या कहा जाए अब, लेकिन है, आप इसको लिखिएगा। आगे बात करें, मौसम संबंधी जानकारी का अभाव होता है। रीज़न क्या है कि जो लोग होते हैं वो हर बात को लेके मौसम तो नहीं चेक करते हैं, बस वो अपने अनुमान के ऊपर रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये भी उनके साथ चुनौती होती है कि वो कैसे मिटिगेट करें, कैसे लगाएँ, कब कौन-सा मौसम बदल जाए, क्योंकि आपदा में तो कुछ पता होता नहीं है। आगे बात करें, महिला पुरुष में समान भूमिका नहीं है, तो अगर महिलाएं भी आगे आना चाहती हैं तो उसमें आने नहीं दिया जाता, पुरुष आना चाहते हैं तो उनको भी जाति वर्ग और ये सब चीज़ें रोक लेती हैं। तो ये क्या है, एक मुख्य समस्या है, ये चुनौती भी उनके साथ है। तो अगर यूपीएससी आपसे ये पूछता है कि आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भूमिका क्या है, वो किस हिसाब से एक केंद्र बिंदु के रूप में काम करते हैं तथा उनके संबंधित चुनौतियों पे भी चर्चा कीजिए, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप बता पाएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि कैसे कर सकता है, उसके बाद उनकी चुनौती पर चर्चा कर देंगे और उसके बाद अंत में उनकी महत्वपूर्ण जो उनके महत्व है उसको चर्चा करते हुए एक निष्कर्ष लिख के आप उत्तर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या था भैया, ये था कि जो समुदाय केंद्र है उसका कैसे, मतलब कि वह कैसे आगे काम कर सकता है और उसके साथ क्या क्या चुनौतियाँ हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ना कि जो गैर सरकारी संस्थान होते हैं, है ना, गैर सरकारी संस्थान आपदा प्रबंधन में क्या भूमिका निभाते हैं। देखो, जो एनजीओज़ हैं वो सच में बहुत बेहतर काम करें अगर थोड़ा सा ना, जो एनजीओज़ हैं उनका बना हो, जो लोग का ऑलरेडी पेट भरा है। देखिए, एनजीओ में ना नुकसान तब हो जाता है जब मान लीजिए मैंने एनजीओ खोला है तो मैंने इसलिए खोला है क्योंकि उससे मुझे प्रॉफिट होगा, तब एनजीओ सही काम नहीं कर पाएगा क्योंकि एनजीओ खुद ही अपने लाभ में लगा रहेगा। एनजीओ मतलब होता है गैर लाभकारी संस्था। ज़्यादातर मुझे लगता है एनजीओ उसी को खोलना चाहिए जिसका पेट खुद का भरा हो, तभी वो दूसरों की मदद कर पाएगा, है ना? और ऐसे ही संस्थान इसमें आगे आनी चाहिए। देखो, इनकी भूमिका दो टाइप से हो सकती है, एक तो आपदा पूर्व और दूसरी है आपदा पश्चात।
जब भी अगर पूछे ना तो ये 2 बातें लिखना, ठीक है? सिर्फ़ एक एक पैटर्न को नहीं लिखना है। देखो आपदा में 2 ही घटनाएँ होती हैं, पूर्व और बाद, है ना? पूर्व में वो क्या कर सकता है, बाद में क्या कर सकता है। देखिए अगर आपदा पूर्व की बात करें तो आपदाओं के प्रति जागरूकता वो फैला सकता है, लोगों को बता सकता है कि देखिए हमारा क्षेत्र क्या है, सुभेद है, यहाँ पे घटनाएं घटती हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। तो ये एनजीओ बहुत बेहतर काम कर सकते हैं क्योंकि वो लोकल से ही जुड़े होते हैं ना, और लोकल लोग ही एनजीओ बनाते हैं। आगे, संगठित समाज को बनाने में तथा आपदा चेतावनी पर विश्वसनीयता बढ़ाने में। देखो जैसे मान लो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती रहती है लेकिन हर चीज़ को लेके आप उतना विश्वास नहीं कर पाते हैं और ना ही आप उतना ज़्यादा सतर्क हो पाते हैं। लेकिन ये एनजीओ क्या करेंगे, वो आसपास का ही इलाका में काम करते हैं तो उनकी वजह से क्या हो सकता है, लोगों में विश्वसनीयता आएगी। जैसे मान लो आपको बताया कि यहाँ बाढ़ आ सकती है अगले 2 महीने में, पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है, ऊपर घटनाएं घट रही हैं, तो यहाँ नीचे का हालात में भी बाढ़ हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोग हो सकता है सीरियस ना लें, क्यों? क्योंकि ऐसी अफवाहें कई बार उड़ती हैं। लेकिन अगर एक गैर सरकारी संस्था लगातार उस पर काम करेगी, लगातार चेतावनी देगी, विश्वसनीयता कायम कर सकती है, ठीक? क्योंकि अगर वह समाज से ही जुड़ा है, अब वो अपने मोहल्ले में गया, हर चीज़ बताने लगा, ऐसा ऐसा घटनाएं घट रही हैं और ऐसा हो सकता है, तो लोग मानेंगे कि हाँ भैया है, सतर्क रहिए, ठीक है? आगे, समय समय पर आपदा पर विशेष कार्यक्रम वो लोग करते हैं। आगे, प्रशिक्षण देकर मानसिक रूप से लोगों को तैयार करते हैं कि भैया देखो होने वाला है, पहले से तैयार हो, एकदम मस्तिष्क से, धन से, तन से, हर चीज़ से तैयार रहना है। तो ये कैसे करते हैं, क्योंकि वो लोग विशेष कार्यक्रम रखते हैं, नुक्कड़ डांस रखते हैं, कुछ इधर उधर की बातें रखते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, है ना, जिससे मानसिक रूप से लोग तैयार रहें उस आपदा को झेलने के लिए। अगली बात, व्यक्तिगत शोध से प्रभावी जानकारी जुटाते हैं, खुद का भी शोध करते हैं वो लोग। कौन? एनजीओ, कि यहाँ यहाँ जाके देखते हैं क्या सच में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, कि उनको अपना नाम भी बनाना होता है समाज में, ठीक है, इस वजह से। आगे, योजना निर्माण में बड़ी भूमिका प्रशासन के साथ निभा सकते हैं कि कैसे काम करना है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये ज़मीनी स्तर के लोग हैं और इनको अच्छी जानकारी होती है और ये क्या कर सकते हैं, एक बेहतर रणनीति तैयार कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपदा पश्चात ये क्या करेंगे। देखिए आपदा पश्चात वर्क फोर्स लेकर आ सकते हैं तथा राहत सामग्री, जो राहत सामग्री है उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, वर्क फोर्स, जो काम करने वाले हैं, जो उसमें मिटिगेशन के समय वहाँ पे उपस्थित रहें, ठीक है, राहत और बचाव कार्य में अग्रणी भूमिका निभाएं, वो लोग का सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो वो लोग कौन लाएगा, एनजीओज लाएंगी। आगे बात करें, राहत कैंपों का निर्माण करेंगे, स्वास्थ्य और खाद्यान्न में अपनी भूमिका को निभाएंगे। स्वास्थ्य और खाद्यान्न में मतलब, जैसे मान लीजिए कि राहत कैंप तो बना दिए, है ना, एनजीओ जितने मिलके थे उन्होंने क्या किया, राहत कैंप बनाया। अब किसान क्या कर रहा है, खाद्यान्न ला रहा है, तो उस खाद्यान्न को ना सबके साथ बराबर मिले, इसकी ध्यान कौन रखेगा, एनजीओ रखेगा। सबको स्वास्थ्य सही से मिल रहा है कि नहीं, इसका ध्यान कौन रखेगा, एनजीओ रखेगा, प्रशासन के साथ मिलके, ठीक। आगे, प्रशिक्षित पेशेवरों को जरूरी आवश्यकता की पूर्ति करना। जैसे मान लेते हैं डॉक्टर है, अब डॉक्टर को किसी मरीज को चाहना इंजेक्शन लगाना और डॉक्टर पास इंजेक्शन खत्म है, तो वो कौन ला के देगा, ये एनजीओ को लोग ही क्या करेंगे, बहुत तेज़ी से लेंगे। क्योंकि जो डॉक्टर है वो क्या है, कहीं ना कहीं समुदाय से हो सकता है जुड़ा हो या सरकार से जुड़ा हो, तो उन लोग को भी तो भाई श्रम चाहिए ना, लोग चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए, तो उस समय कौन देगा, वही देंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है। आगे, मानसिक रिकवरी, सामाजिक सौहार्द तथा प्रशासन की भूमिका में प्रभावी कदम उठाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो मानसिक रिकवरी करने में इनका भी बहुत बड़ा रोल है और सामाजिक सौहार्द बना के रखते हैं, जो जातिगत भेदभाव है ना उसको ये कहीं ना कहीं ख़त्म करते हैं, ठीक। क्योंकि एक एनजीओ में हर टाइप का बंदा जुड़ा हो सकता है, तो वो क्या करता है, सामाजिक सौहार्द लेकर आते हैं और प्रशासन में इनकी भूमिका अग्रणी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो लोकल लेवल पे काम करते हैं, ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, उनको वहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होती है। विश्वास करिए, अगर एक एनजीओ बहुत बेहतर ढंग से काम करे ना तो वो बहुत कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आपदा प्रबंधन जब भी हो तो सामुदायिक केंद्र, एनजीओ और जो वहाँ का लोकल गवर्नेंस है ना, अगर वो सही से काम कर जाता है तो आपदा का उतना ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। लेकिन जहाँ ये तीनों लोग अपनी भूमिका अच्छे से नहीं निभा पाते हैं, वहीं पे समस्या आती है, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि आपदा प्रबंधन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए, तो नंबर 1, जो लोकल गवर्नमेंट है उसके पास अच्छी जानकारी हो आपदा के बारे में,
उसके पास तैयारी के सभी साधन होने चाहिए, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, कुछ भी। उसके पास वर्कफोर्स होना चाहिए। और दूसरे तीसरे नंबर पर कौन है, वहाँ का समुदाय, वो एकदम अग्रणी भूमिका निभाए। और नंबर 3, जो गैर सरकारी संस्थान है या स्वयं सहायता समूह है, ये लोग भी बहुत अच्छे से काम करें। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे ना गैर सरकारी संस्थान के अलावा कोई और भी संस्थान के बारे में पूछे, स्वयं सहायता समूह के बारे में पूछ ले, या कोई ऐसा संस्थान जो वहाँ पे लोकल में काम कर रहा है, सामुदायिक वाला, तब भी उत्तर यही लिखना है। बात का ध्यान रखना, उत्तर यही लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद है कल एक सेशन और आएगा, हम लोग का ये ख़त्म हो जाएगा, तो इतनी तैयारी कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, CSAT का सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं रात में 9 बजे, क्योंकि इधर टाइम मिल नहीं पाता है मुझे और मैं करा नहीं पाता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ रात में रखेंगे तो बेहतर होगा। उस समय सोते समय आके अपना आधे घंटे पढ़ लिए, काम हो गया। ठीक है, तो रोज़ का डेली का मिलेंगे। आज शाम को 9 बजे तैयार रहिए आप सब, फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए।